टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरीश भट्ट आप सभी हिंदी साहित्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग व्याकरण में प्रवेश कर रहे हैं, यानी व्याकरण की हमारी पहली कक्षा है। यहीं से हम आज व्याकरण को शुभारंभ कर रहे हैं। अथ श्री व्याकरणाय नमः, ऐसा आप कह लीजिए। प्रयास ये किया जाएगा कि आपको बातें एक एक समझ में आती चलें। हमेशा हम बेस से बात करते हैं। हम ये नहीं है कि बस ये मान कर चलते हैं कि आप हमारे सामने निरा शून्य हैं, यानी आपको कुछ आता नहीं है। हम एक उस बच्चे की भांति आपको समझाते हैं कि जो अभी नव प्रवेशी है या अभी वो प्राथमिक में पढ़ने आया है या प्राथमिक से पढ़ करके जूनियर में आया है। उठाते हैं प्राथमिक स्तर से ही, क्योंकि क ख ग घ बताना प्राथमिक का ही बात है। तो प्रयास ये रहेगा आपको एक एक बातें एक एक पॉइंट क्लियर होता चले। धैर्य से आप लोग सुनिएगा और धैर्य से आप लोग नोट्स बनाइएगा। कारण यह है कि मैं पहले टॉपिक का आपको नोट्स नहीं दूंगा, ये ध्यान रहे। आपके लिए कुछ काम सौंप रहा हूं और इस काम को बखूबी निर्वहन करिएगा। यानी ये टॉपिक वर्णमाला का जो टॉपिक होगा ये व्याकरण, इसके बाद वर्णमाला, यानी वर्णमाला का जो टॉपिक होगा ये समझिए उसी का पार्ट है एक प्रकार से। तो जो है इसी का पार्ट वर्णमाला है। तो इसका जो है हम आपको नोट्स देने वाले नहीं हैं, आपको स्वयं से बनाना पड़ेगा और मेरे लेक्चर से ही बनाना पड़ेगा। तो इतना परिश्रम करिएगा, ये पहले आपको मैं बता दे रहा हूं, बाकी आपको नोट्स जाता रहेगा। तो पहला हम व्याकरण अगर प्रारंभ करते हैं तो हमारे मानस पटल पर यह बात आनी चाहिए कि आखिर व्याकरण है क्या। यहां लिखा हुआ है व्याकरण, आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए कि व्याकरण है क्या, व्याकरण कहते किसे हैं, आदि आदि प्रश्न आना चाहिए। अभी तक हो सकता है कि आपको आए हो सकता है न आए हो। नहीं आए हैं तो आप जान लीजिए। हम व्याकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आपको पहला मैंने कहा कि ये हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है, पहला क्वेश्चन। ठीक, इसके पहले क्या है, यहां हम कैसे समझेंगे, तो मैं आपको पहले उदाहरण द्वारा समझाऊंगा। यानी पहले हम उदाहरण के माध्यम से आपसे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण कहते किसे हैं, कहते किसे हैं, यह इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तीसरा हम इसी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं, भाषा के रूप कौन कौन से हैं और
चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ा जाएगा भाषा के भाग पढ़ा जाएगा। यानी इन 4 पॉइंटों में हम ये जानेंगे कि पूरे व्याकरण को समझ लेंगे कि क्या है। मैंने ये कहा कि पहला पॉइंट क्या है, व्याकरण क्या है। पहला पॉइंट क्या है, इसको उदाहरण से समझेंगे, ये मैंने आपसे बताया। तो पहला पॉइंट क्या है, उदाहरण। ठीक, देखिए, जब सबकी एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के आगोश में ही वह काम करता है। यानी सबका एक नियम होता है, एक कानून होता है, उसी के अनुरूप वह चलता है। जैसे मान लीजिए आपके घर की व्यवस्था होगी, घर है, आपका गांव है, आपका जिला है, आपका प्रदेश है और आपका देश है। यहां पर मैं लिख सकता हूं, एक और पॉइंट मैं दे दूं यहां पे अलग से, यहां मैं देख दूं आपका स्कूल भी है। चलिए यहां पर मैं स्कूल भी लिख देता हूं या आपका कॉलेज लिख देता हूं। ठीक है, कॉलेज भी है। हर एक का नियम है। आपके घर का चलाने का कुछ नियम होगा कि नहीं? आपका गांव चलता है, उसके भी कुछ नियम होंगे। जिला, प्रदेश, देश या आपका जहां पर नियुक्ति होगी वहां भी कुछ नियम होंगे, कुछ भाग होंगे, कुछ क्लाज होंगे। तो उसी के अनुरूप मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अगर घर का कोई नियम नहीं है तो समझिए घर बर्बाद हो जाता है। आपके गांव का कोई नियम नहीं है, आपके जिले का कोई नियम नहीं है, आपके प्रदेश या देश का कोई नियम नहीं है, तो वह बर्बाद हो जाएगा। यानी यहां नियम है। नियम क्या है? आपके पिताजी होंगे, आपकी माताजी होंगी। ठीक, तो पिताजी हैं, माताजी हैं, इनका संचालन होता है घर पर। ये जितना स्ट्रिक्ट हैं और आपके प्रति केयरफुल हैं, अगर हैं, उतने ही आप आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी नजर है आप पर, नियमबद्ध है। यूं नहीं है कि जो मर्जी वो करेंगे। बड़ा अगर भाई है, नहीं पिता है तो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, चाचा हैं, एक दबाव है। घर में आप हैं, आपकी बहन है, दबाव है। जब मर्जी तब वो घूमने नहीं जा सकती है, जब मर्जी तब वो कहीं निकल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि एक नियम बना है कि आपको क्या क्या करना है। अगर बड़ा कोई मिलता है तो पैर छूना है, बड़ा कोई मिलता आशीर्वाद लेना है,
और जहां पर ऐसा नियम नहीं है, जिस घर में बच्चा अगर 10 बजे सोकर उठ रहा है, पिता को भी माता को भी बुला रहा है, पिता को, अरे सुनो कहां जा रहे हो, तुम बहुत बोलते हो, उस घर के नियम को देख लीजिएगा, उस घर की व्यवस्था को देख लीजिएगा। और जहां पर संस्कार युक्त है कि बच्चा अपने पिता का वह स्थान देता है जो सर्वोपरि होता है, उस घर की व्यवस्था, उस घर के संस्कार देख लीजिएगा। उस घर के संस्कार और उस घर के नियम की व्यवस्था देखेंगे, वह घर हमेशा आगे रहेगा। यहां से हर बच्चा निकलने वाला पढ़ाई में योग्य हो या ना हो, लेकिन वह संस्कार युक्त होगा और वह आगे निकल जाएगा। लेकिन जहां पर कोई नियम ही नहीं है, वह बेकार हो जाएगा। चाहे वह आपके गांव की दशा है, गांव में अगर नियमबद्धता है, गांव में बड़ों छोटों का सम्मान है, गांव में एक दूसरे के प्रति अगर श्रद्धा है, तो गांव विकास करेगा। लेकिन गांव में जलन है, शहर में पड़ोसी से जलन है, और आप मजे लेकर सुन रहे हैं, आपका बच्चा भी सुन रहा है, तो वह विकास नहीं होगा। हर एक स्तर पर हम मां बाप से बड़े नहीं होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं उनके लिए उनका बेटा ही हूं, मैं उनके लिए उनका पुत्र ही हूं। कितना हो बड़ा हो जाऊं, कितना हो पैसा कमाने लगूं। अब मैं पैसा अगर कमाने लगूं, आप टीचर बन जाइए, आपके पिताजी अगर कृषक हों, वो निरा अक्षर एक अंगूठा टेक हूं, ये अंगूठा लगाते हो, अंगूठा लगाते हो। अब बाप तो नहीं बन सकते उनके ना, पैसे से आपको उन्होंने क्या नियमबद्ध, कोई जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों, लेकिन उन्होंने क्या दिया, नियम दिया, एक सिस्टम दिया कि उठ जाओ और तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे उनका टेरर कहिए या डर कहिए या भय कहिए या जो संस्कार कहिए, आपको करना है। आप बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, तभी भी पिता आपका पैर नहीं छुएगा, माता आपकी पैर नहीं छुएगी, आप ही को छूना पड़ेगा। और यही संस्कार भी है। और ये संस्कार अगर मिलते हैं ना, तो विकास की अवधारणा बनती है, यानी एक नियम है घर को चलाने का, आगे बढ़ने का। और जहां ये नियम नहीं है, उस घर की दशा देख लीजिएगा कितनी पतनावस्था है। गांव का, जिला का, प्रदेश का, देश का, स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल होंगे, नियम होगा, आपको 10 बजे जाना है, आपको इतना पीरियड क्लास लेना है, तो आपको लेना है, वो अलग बात है। आप वहां पर भी देखिए, जहां का कॉलेज एकदम स्ट्रिक्ट होता है, जहां हर एक टीचर अपने समय बद्ध रहता है, हर एक टीचर ज्ञानवान जाता है, हर एक टीचर एकदम संस्कार युक्त होता है, वह कॉलेज देख लीजिएगा 1 नंबर पर होगा। और ऐसा कॉलेज देखिएगा जहां कोई संस्कार नहीं है, जहां कोई जब मर्जी तब आप क्लास लेने जा रहे हैं, जब मर्जी तब आप सो रहे हैं, ना प्रिंसिपल का कोई मतलब है, ना मैनेजर का कोई मतलब है, वह कॉलेज देखिए, वह नकल के रूप में जाना जाएगा, यह प्रसिद्धि के रूप में जाना जाएगा। आप भी जानेंगे, हाँ ये कॉलेज है। आप व्यक्तिगत जाने जाएंगे, आप अपने नियमबद्ध रहेंगे, व्यक्तिगत जाने जाएंगे, हाँ ये टीचर जो हैं अच्छा पढ़ाते हैं, आपके क्लास में आपका सम्मान होगा, जहां जाएंगे वहां होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक वस्तु को चलाने के लिए एक नियम चाहिए, नियमों के आगोश में होना चाहिए। ऐसे ही भाषा का भी नियम होता है। ऐसे ही किसका नियम होता है? भाषा का भी नियम होता है। भाषा का क्या होता है? नियम होता है। और भाषा का यही नियम व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जिस प्रकार से हर का नियम होता है, उसी प्रकार से भाषा का भी नियम होता है। ये नहीं है कि जहां मर्जी जैसे मर्जी आप जो मर्जी वह रख दें, वही भाषा हो जाएगी ना।
आपको इस नियमों के अंतर्गत रहना पड़ेगा और भाषा का नियम होता है, उस नियम के अंतर्गत नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और जब नियमबद्ध तरीका बनता है तो उसे ही हम भाषा में व्याकरण कहते हैं। भाषा में जब नियम बनते हैं तो उसी नियम को हम क्या कहते हैं, भाषा के रूप में व्याकरण कहते हैं। और जब यहां बनता है तो उसे हम कानून कहते हैं। प्रदेश में, देश में क्या कानून का निर्माण होगा, प्रदेश में क्या कानून का निर्माण होगा। ऐसे भाषा में क्या आपके घर पे क्या नियम चलेगा। कहते हैं ना ये नियम नहीं लागू है, आप इसमें ये नियम नहीं लागू है, तो वहां पर नियम, यही नियम यहां पर ये व्याकरण कहलाएगा। तो इसे हम क्या व्याकरण कहते हैं। तो संभवतः यह उदाहरण आपको व्याकरण क्या है एक सामान्य उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। दूसरा पॉइंट मैंने कहा क्या, व्याकरण किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा। दूसरा पॉइंट, व्याकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, या इसको कह सकते हैं व्याकरण की परिभाषा की परिभाषा। तो पहली चीज, आप व्याकरण का निर्माण किससे हुआ है, तो वी उपसर्ग, धन आ उपसर्ग और धन करण उपसर्ग, ये दो उपसर्ग से मिलकर के व्याकरण का निर्माण हुआ है। अगर ये संधि में हम करें तो वी और धन आकरण हो जाएगा, वी धन आकरण हो जाएगा, यानी यह कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो वी धन आकरण से बना हुआ शब्द क्या होता है, व्याकरण होता है। ये व्याकरण हुआ। तो व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो क्या आप लिख सकते हैं, व्याकरण वह भाषिक प्रक्रिया है। क्या लिख सकते हैं, व्याकरण वह भाषिक प्रक्रिया है भाषिक प्रक्रिया है जिसके तहत जिसके तहत या जिसके अंतर्गत कोई भी भाषा के तहत भाषा का शुद्धतम रूप लिखा, बोला, समझा एवं सुना जाता है। सुना जाता है। व्याकरण वह भाषिक प्रक्रिया है जिसके तहत भाषा का शुद्धतम रूप लिखा, बोला, समझा एवं सुना जाता है। अगर ऐसा है, सुना जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण करेंगे। तो ऐसे भाषा को हम क्या, यानी व्याकरण कहेंगे। यानी हमने कहा कि जिस प्रकार से घर को चलाने के लिए एक नियम है, ऐसे ही व्याकरण ये भाषिक प्रक्रिया है, भाषा की एक प्रक्रिया है कि जिसके तहत
जैसे कानूनों के तहत कानून लागू किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, क्लाज बनाए जाते हैं और आप पर आपके तहत वो पहुंचाया जाता है, वैसे ही इसी के तहत भाषा का शुद्धतम रूप लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है। यूं ही नहीं जैसे मर्जी वैसे बोल लीजिए, सुना भी जाता है। आप उसी को सुनते हैं जो सिस्टमेटिक बात करता है, और समझते भी उसी को है जो सिस्टमेटिक बात करता है। क्रमबद्ध तरीके से जब हम शब्दों को रखते हैं तो वही क्या होता है, भाषा होता है। भाषा में हमेशा क्रमबद्धता यानी सिस्टम होता है, नियमबद्धता होता है, तो वह क्या हो गई, उसे ही हम क्या कहेंगे, व्याकरण करेंगे। तो व्याकरण में व्याकरण की परिभाषा आप क्या देंगे, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह भाषिक प्रक्रिया है जिसके तत्व भाषा का शुद्धतम रूप लिखा, बोला, समझा एवं सुना जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हिंदी में व्याकरण कहते हैं। या किसी भी भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है। अगर हिंदी व्याकरण है तो हिंदी में कहेंगे ये हिंदी का व्याकरण है, संस्कृत है तो संस्कृत का भी ऐसे ही व्याकरण है, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का भी ऐसा ही व्याकरण है, उर्दू है तो उर्दू का भी ऐसा ही व्याकरण है। हर भाषा के अपने अपने व्याकरण है, लेकिन क्रमबद्धता हर में है, नियमबद्धता हर में है, शुद्धतम रूप हर में है, यानी ये होगा ही होगा। तो इसे हम व्याकरण के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई, इतनी बातें। चलिए तीसरे पॉइंट पे, भाषा के रूप, यानी मैंने आपसे व्याकरण किसे कहते हैं तीसरा मैंने पॉइंट बताया, और अब दूसरा पॉइंट बताया, अब तीसरा पॉइंट किसे कहते हैं, भाषा के रूप। चलिए तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। तीसरे पॉइंट, भाषा के रूप। भाषा के रूप, अच्छा, तो भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं आपको यह बताना है। देखिए भाषा के दो रूप होते हैं। कितने, मुख्यतः दो रूप, सामान्यतः तीन रूप। ठीक, मुख्यतः दो रूप और सामान्यतः तीन रूप होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं अब देख लीजिए। भाषा के रूप की अगर हम बात करें तो पहला रूप मौखिक रूप होता है। मौखिक रूप, भाषा का कौन सा रूप, मौखिक रूप। ये सबसे प्राचीन रूप है, सबसे प्राचीन रूप है भाषा का। हम सर्वप्रथम अगर बात करें तो सबसे पहले हम बोलते हैं, आवाज निकालते हैं। बच्चा पैदा होता है तो वह ध्वनि करता है, उसके बाद और थोड़ा सा बढ़ता है, बड़ा होता है तो क्या करता है, बोलता है, कुछ न कुछ बोलेगा, कुछ समझ में आएगा तो और कुछ बोलेगा। यानी पहला ही भाषा का रूप क्या है, मौखिक भाषा है, मौखिक रूप होता है। हम अपनी बातों को आप तक प्रेषित करते हैं। हमारी आज वार्तालाप जो हो रही है अभी ये क्या है, मौखिक रूप है। भाषा का कौन सा रूप है, ये मौखिक रूप है। यानी जब किसी के द्वारा बोला जाता या अथवा समझा जाता है तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। आप हमारी बात को समझ रहे हैं, हमारी बात को आप सुन रहे हैं, मौखिक रूप है। आप अगर कुछ मुझे बोलते हैं तो मौखिक रूप में, आप अगर मिलते हैं, वार्तालाप हम करते हैं, मौखिक रूप होता है।
गुरुकुल की पहले परंपराएं जो हुआ करती थी मौखिक रूप होता। आज भी संस्कृत विद्यालय में चले जाइए मौखिक ही ज्यादा होता, इसलिए देखेंगे जितने भी लगभग विद्वान होते हैं उनको टोटल याद होता है। यूं ही नहीं, ऐसे नहीं, बड़ा मेहनत करते हैं। संस्कृत के विद्यालयों में चले जाइए तो उस कभी भी देखे हैं किसी पंडित जी को देखे हैं कि वो जब मंत्र बोलता है तो वो कुछ लेता है? नहीं, वो टोटल इतना बार रटाया जाता है, एकदम करत करत अभ्यास, एकदम इतनी अभ्यास कराया जाता है। प्रतिदिन मौखिक वाचन करिए, स्वस्वर वाचन करिए, स्वस्ति वाचन करिए, स्वस्वर वाचन यानी स्वरों के साथ वाचन करिए। एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार तो नहीं, पता नहीं हो सकता है, लेकिन हजारों बार से ऊपर भी क्या करता है, वाचन करता है। ओम गुंगुं गुंगवा महे प्रिय नम गणपति गुंगवा महे, वाचन करता है। एक बार नहीं कर रहा है, बहुतों बार। तो आपको भी मौखिक रूप में वाचन करना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये नोट्स बनाइए और वाचन करिए। तो इसका जैसे मान लीजिए आप वार्तालाप करते हैं, आप रेडियो पर समाचार सुनते हैं, आप जो है कोई प्रवचन सुनते हैं। अब वार्तालाप में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप अपनी व्यथा सुनाइए, चाहे प्रेमालाप करिए, चाहे वार्तालाप करिए, बात एक ही है, लेकिन मुख से ही होना चाहिए और कहीं से नहीं। तो उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा यानी मौखिक रूप कहेंगे। भाषा का कौन सा रूप? मौखिक रूप। दूसरा लिखित रूप कहिए। लिखित रूप यह जो है सबसे प्रभावशाली रूप होता है और सबसे क्लिष्ट रूप होता है भाषा का। सबसे क्लिष्ट रूप क्यों होता है? क्योंकि आपको उपस्थित नहीं होते हैं और अपनी बात को समझाना होता है। लेखक यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन अपनी बात को ऐसा ही समझाएगा जैसे वो समझता है, वैसा ही आपको समझाना चाहता है। यूं नहीं है कि हम लिखते कुछ और हैं, आप समझते कुछ और नहीं। हम जो समझाना चाहेंगे वही अगर पाठक समझता है तो ये लिखित भाषा होता है। आप इसीलिए देखिए, अगर लेखक चाहता है आपको रुलाना है तो वो उपन्यास पढ़िए, आपको रुला देगा। लेखक अगर ये चाहता है हंसाना, जैसे हंसगुल्ले आते हैं, चुटकुला आता है, तो चुटकुले में क्या करता है? लेखक तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसा चुटकुला लिखेगा, आप हंसने लगेंगे। लेखन की यह बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था है कि लेखक जैसा चाहता है वैसा ही आप सोचेंगे। वो मौजूद नहीं है। आप पुस्तक पढ़ते हैं, लेखन की ये विधा है। पुस्तक पढ़ते हैं, आप निबंध लिखते हैं, आपको कहानी भी पढ़नी है, पढ़ते हैं। गद्य लेखन आपको पढ़ते हैं, जैसे कहानी, रिपोर्टाज, यात्रा संस्मरण, जीवनी, सब क्या है? पढ़ते हैं। ये लेखन रूप है, लिखित रूप है। पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्या है? लिखित रूप है। तो आप लिखित रूप में, और जब आप लिखित रूप, कभी कभी आप लोग पत्र लिखते हैं। बचपन में बड़ा पत्र लिखा करता था, अब तो जो है वो ग्रीटिंग जो है लिख करके भेजा जाता था, बना करके। अब तो सारे सिस्टम समाप्त हो गए। नए वर्ष जब आता था तो ग्रीटिंग का एक माहौल हुआ करता था। चले जा ग्रीटिंग तू चमकते चमकते, मेरे फला से कहना नमस्ते नमस्ते, ऐसा भी कुछ चला करता था। लेकिन लेखन की वो परंपरा, पहले के पत्र लिखे जाते, कभी पिक्चरों में आप देखिए
तो पत्र लिखे जाते थे। उस पिक्चर में पिक्चराइजेशन होता था कि यह जो है प्रेमिका जो है पत्र लिख रही है, अपनी प्रेमी को लिख रही है। प्रेमी के पास पत्र पहुंचा तो जब वो पत्र देखता था तो उसी में प्रेमिका का चेहरा नजर आ जाता था। क्या बात थी, क्या एकदम कल्पना कि आप पत्र पढ़ते हैं और माइंड वहां पर जाता था। ऐसा बहुत सारे पिक्चरों में हुआ है, अगर आपको याद हो, न याद होगा तो देख लीजिएगा। तो क्या है कि ये लिखित रूप है जो हम लिख करके अपनी बातों को आप तक प्रेषित करते हैं और आप उसको समझ जाते हैं, तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। यही दो हमारी मुख्य रूप हैं। लेकिन तीसरा रूप क्या है? तीसरा रूप जो होता है वो सांकेतिक रूप होता है। तीसरा सांकेतिक रूप होता है। सांकेतिक रूप होता है, ठीक। संकेत से बताना। तो सांकेतिक रूप में बहुत सारे आप संकेत करते हैं, चाहे वो संकेत से अगर किसी को, चाहे वो संकेत, आप आजकल तो इसकी भरमार पड़ी हुई है सांकेतिक भाषा की, चाहे वो संकेत शारीरिक अंगों से हो, चाहे वो संकेत किसी माध्यम से हो। आप आंखों से संकेत करते हैं, एक आंख को दबा करके किसी को देख करके। आप शरीर के द्वारा किसी को क्या करते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कि लड़की उड़की है तो आप क्या करते हैं, ऐसे धक्का मार देते हैं, यानी टच करते हैं शारीरिक अंगों के द्वारा। यह भी संकेत है। टाटा बाय बाय इशारा करते हैं, सांकेतिक माध्यम। मान लीजिए कि कोई गूंगा है और कोई गूंगी है, इन दोनों की अगर शादी हो जाए तो इन दोनों की अगर शादी होगा तो भाई ये भी तो बात करेंगे कि नहीं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो संकेत से इशारा करते हैं। भाई इनके भी बच्चा पैदा हो, थोड़ी ना कि आप ही बोल रहे हैं तो आप ही बच्चा पैदा होगा है? तो वो भी क्या है, उनका भी बच्चा पैदा होगा, अस्वस्थ पैदा होगा, वो बोलता हुआ बच्चा पैदा होगा। तो उनके भी संकेत हैं, बच्चों को पालना है, बच्चों को बड़ा करना है। जैसे आपके बच्चे भी बड़े होते हैं, आप अपने बच्चे को उसकी भी मां पालेगी। तो जो आप काम करते हैं सारा काम वो भी करते हैं। और यही नहीं, संकेत का प्रयोग जो है पशु पक्षियों में भी होता है। आप ही नहीं है, भैंस भी है, गाय भी है, बैल भी है, कुत्ता है, कोई भी जीव जंतु लोग है, सारे संकेत के माध्यम से चल रहे हैं। सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, मौखिक भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। वो अलग बात, हम जानते नहीं है तो हम संकेत कह देते हैं, उनका कुछ ना कुछ होगा, भाषा होती है, लेकिन सांकेतिक भाषा ही प्रमुख है। तो संकेत के माध्यम से वो अपना काम कर रहे हैं। आखिर बच्चा पैदा हो रहा है, कुत्ता है, तो बच्चा पैदा हो रहा था, कहां से हो रहा है? संकेत के माध्यम से नहीं हो रहा है, वो तो बोल भी नहीं रहा। आपके यहां बछड़ा पैदा होता है, संकेत के माध्यम से हो रहा है। आप इमोजी बनाते हैं, संकेत में भी तमाम प्रकार से, जैसे मान लीजिए एकदम रोने वाला संकेत बना दीजिए, अब ऐसा लगता है कि कितना मैं दुख में हूं। हंसने वाला एक आता है, थोड़ा सा कम मुख खुला रहता है, यानी सभ्य तरीके से हंसने का आता है कि जैसे एकदम आर्थिक रूप से उन्नत हो गए हैं, सामाजिक रूप से थोड़ा उन्नत रहे हैं, हंसी खूब छूट रही है, लेकिन आप हंस नहीं रहे हैं कि अगल बगल वाले क्या थोड़ी सी स्माइल दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मुख खुल रहा है आपका। एक होता है पूरा इतना हंसता है कि आंसू आ जाता है, खूब हैप्पी, एकदम इतना हंसता है। तो सांकेतिक रूप इमोजी बना करके आप लोग भेजते हैं। फूलों की इमोजी है, तमाम प्रकार से आप इसके माहिर हैं। डॉक्टर की गाड़ी पर देखिएगा हमेशा प्लस का ऐसे निशान रहेगा, इसका मतलब क्या है? संकेत है। अगर रेड कलर से अगर ऐसा लिख दिया, ऐसे आपको संकेत बनाए रहता है ऐसे, तो ये भी क्या है? संकेत है। संकेत है कि नहीं? आप जो है
जाते हैं अगर कहीं पे और ऐसे बना हुआ है, ऐसे, तो यानी ये भी क्या है, संकेत है कि आगे क्या है, रेलवे पटरी है, संकेत है, फाटक है। बहुत सारे स्कूलों के भी संकेत होते हैं। एक बच्चा है, वह जो है बैग ले करके और वह जा रहा है संकेत के माध्यम से कि आगे स्कूल है। चौराहों पर जाते हैं तो लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती रहती है, संकेत के माध्यम से। कोई व्यक्ति नहीं है और आप उस संकेत को समझ जाते हैं। बिहारी की एक कविता है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही शोबात। बहुत ही बेहतरीन ये लाइन है बिहारी की। हिंदी साहित्य जगत का ये एक नायाब यह पैदा हुए बिहारी, धरोहर इनको कह लीजिए, जो श्रृंगार रस की पराकाष्ठा हैं। इनके जो जो श्रृंगारिक पद हैं, फिर पूछिए मत कि पढ़ने वाला और समझाने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि कैसे इसको समझाऊं। और बिहारी ने लिखा है श्रृंगार में, एक से एक लिखे हैं। अगर कभी सत्सई पढ़िए, मौका मिलेगा तो बिहारी की सत्सई पढ़िए, और सत्सई में एक से एक दोहे उसके। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि मैं हर एक दोहे को बताऊंगा, चूंकि संभव नहीं है, लेकिन ये रीत काल में आते हैं तो आपको बिहारी के पढ़िए। तो कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही शोभात। यानी नैनों की जो बात नैना जाने रे, ऐसा भी है सांकेतिक माध्यम, यानी संकेत के द्वारा। तो ये भाषा के क्या है, रूप है। इन रूपों में भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। नहीं पूछेगा तो आपको जानना चाहिए, ये बेस है। और पूछ लेगा तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये भाषा के रूप। चलिए हम चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथे पॉइंट पर हम आते हैं, यानी हमने आपको व्याकरण उदाहरण, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के रूप पर बात किए। अब भाषा के भाग पर बात करेंगे कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं। तो आइए हम इसके चौथे, जो मैंने लिखा, चौथे पार्ट पर चलते हैं। और चौथा जो पार्ट है वो कहते हैं, चौथा यानी इसकी चौथी जो पॉइंट है, व्याकरण के भाग। इस पर हम बात करते हैं। व्याकरण के कौन कौन से भाग हैं, इस पर बात किया जाए। तो देखिए, सारा खेल इसी भाग पर ही आपके निर्धारित हैं या आधारित है। तो पहला इसका हम व्याकरण का भाग कहते हैं। तो पहला भाग क्या होता है, इसको हमको लोग जाने। तो पहले भाग को हम क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं। दूसरे भाग को वर्णों से क्या मिलेगा, बनेगा, शब्द बनेगा, यानी इसको हम शब्द व्यवस्था कहेंगे। शब्द व्यवस्था। तो यहां पर जो वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था में आप ये जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में क्या विभाजित है। वर्ण व्यवस्था को अगर हम यहां पर विभाजित कर रहे हैं तो दो भागों में कर सकते हैं, स्वर के रूप में कर सकते हैं और व्यंजन के रूप में कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, शब्द व्यवस्था को हम क्या करेंगे, दो भागों में इसको भी विभाजित करेंगे। हालांकि अब यहां से हम स्टार्ट जब अगले पार्ट से करेंगे तो आगे बताएंगे कैसे कैसे अभी होता है, पूरा डिटेल हम करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको ओवरऑल बताना चाह रहा हूं कि क्या है। चलिए, तो शब्द व्यवस्था को यानी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कौन कौन भाग विभाजित कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें भी हम दो भाग कर सकते हैं। एक विकारी शब्द कर सकते हैं
और एक अविकारी शब्द कह सकते हैं। विकारी और एक क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। चलिए अब यहां पर ये देखिए जो तीसरे हैं, सारा यहां पर विकारी में कौन कौन से आते हैं, जिसके अंदर विकार होते हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सभी क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। इसी को विकारी भी कहते हैं या व्यय भी कहते हैं। अविकारी जो विकार नहीं होते हैं इसको अव्यय भी कहते हैं, अव्यय भी पढ़ा जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, एक व्यवस्था, डिटेल व्यवस्था के अंतर्गत भी समझेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट अगर हम ये कहें कि तीसरा, शब्दों से मिलकर के क्या बनता है, पद बनता है। तो ये क्या हो गया, पद व्यवस्था हो गया। वर्णों से मिला, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि पद, जैसे आप लिखते हैं गंगा, लिखते हैं एक शब्द क्या है गंगा और एक शब्द क्या है जल है, तो इसको लिख लीजिए गंगा जल कर दीजिए। तो अब गंगा और जल ये दो शब्द है, दोनों शब्द जब एक हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद हो गया। यानी शब्दों का जब मेल होता है तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो इसको भी हम आपको पढ़ा जाएगा। यानी संधि, समास, पदों का ही मेल, हालांकि वर्णों का ही मेल होता है, पदों का मेल जो है समास व्यवस्था में होता है। हम इसके अंतर्गत भी पढ़ेंगे, अन्य भी बातें इसको जानेंगे। चौथे की अगर हम बात करें तो अब चौथा क्या है, वाक्य व्यवस्था है। पदों से क्या बनता है, वाक्य बनता है। यानी ये क्या हो गया, वाक्य व्यवस्था हो गया। ठीक है। और वाक्य में आप जानते ही हैं, वाक्य में यानी वाक्य जो रचनाएं होती हैं, और इन्हीं वाक्य रचनाओं में हम इसको पढ़ेंगे तो दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, और एक पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। तो इस रूप में भी हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको ढूंढेंगे, इसको बुनेंगे, यानी यहां पर पढ़ेंगे। आप ये देखिए पूरी ये जो हमारी व्याकरण के भाग हैं, व्याकरण की जो व्यवस्था दी गई है, ठीक है, इस व्याकरण की इसी में पूरा का पूरा व्याकरण आपका समाहित है। या तो वर्ण से रिलेटेड, या तो शब्द से रिलेटेड, या तो पद से, नहीं तो वाक्य से रिलेटेड, अन्य कुछ नहीं है। आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, अभी तो अनेकार्थक बचे हैं, अभी तो युग्म शब्द भी बचे हैं, अभी तो समास भी हैं, संध भी हैं, रस भी हैं, छंद भी हैं, अलंकार भी हैं। आप तमाम व्याकरणिक विधियां बताएंगे, विलोम भी हैं, पर्यायवाची भी हैं, सब ये जितने भी हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जो महोदय है ना, ये महोदय बड़े काम के चीज है। ये जो है, ये समझिए लीलाधारी पुरुष हैं, इनकी लीला बड़ी अपरंपार है, और जितना पढ़ेंगे उतना ही आप इसमें नया पाएंगे। इस शब्द व्यवस्था में चाहे कभी कभी बनावट के आधार पर शब्द पढ़ेंगे, कभी मैं मोटी मोटा बनाया हूं, बनावट के आधार पर भी शब्द पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द पढ़ सकते हैं, तमाम इसी में विलोम आ जाएगा, विपरीत के आधार पर समानार्थी पढ़ सकते हैं, सब इसी में, सब जितनी जटिलताएं हैं वो सब सारे शब्द व्यवस्था में हैं। बाकी ये सब तो कुछ है ही नहीं, तुरंत समझ जाएंगे। यहां पर ही आपको मेनली फोकस करना है। मेनली कहां, व्याकरण में फोकस करना है, इस वाले पोर्शन पे फोकस करना है। ठीक,
तो यहां से आप जब फोकस कर लेंगे, इसी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब कुछ आपके आएंगे, तो आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर? तो प्रयास ये किया जाएगा कि एक एक करके जैसे भी होगा, एक एक करके पहले हम वर्ण व्यवस्था यानी वर्णमाला पर बात करेंगे। इसके बाद से हम जो कुछ टॉपिक आएगा उस टॉपिक पे आपसे अलग अलग रूपों में हम बात करेंगे। अभी किस रूप में, हम समग्र रूप में आपको व्याकरण के रूप में मैंने आज बताया कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, आपको मैंने समझाया। ठीक है, तो आशा भी है कि आपको ये जो आज का लेक्चर है वो व्याकरण की यानी यहां से स्टार्ट होता है, समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पुनः एक बार कह रहा हूं, आप नोट्स क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे मैं व्याकरण पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, मैं जिसमें नोट्स देना होगा उसको मैं पहले बता दूंगा कि इसमें नोट्स जाएगा, जिसमें नहीं देना होगा उसमें बता दूंगा कि इसमें नोट्स नहीं जाएगा, आपको बनाना है। ठीक, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसका नोट्स आपको बनाना है पूरे इस टॉपिक का यानी वर्ण व्यवस्था के टॉपिक का, आज से लेकर के जो भी आप जब तक वर्णमाला में पढ़ाऊंगा तब तक आपको बनाना होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है कि आप लोग बढ़ें, फलें फूलें, आगे बढ़ें। ढेर सारा प्यार। जय हिंद।